प्यारे साथियों, मैं आपका अपना सौरभ सर आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक शानदार फिजिक्स का सेशन। ये सेशन उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जो कि इस वर्ष कक्षा 11 से कक्षा 12 में आए हैं और जो टारगेट कर रहे हैं अपनी 2025 की बोर्ड परीक्षा। साथियों, मैं आज आपको बताने वाला हूं फिजिक्स क्या है। साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊंगा कि कक्षा 12 की फिजिक्स को किस प्रकार से आप टारगेट करेंगे, किस प्रकार से चीजों को लेकर के पढ़ने वाले हैं और आपकी क्या आशाएं रहने वाली हैं। उन सभी आशाओं को हम किस प्रकार से पूरा करेंगे, आज आपको मैं सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन बिना किसी देरी के। साथियों, अगर मैं बात करूं सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे चीजों को, तो योर नेक्स्ट एडवेंचरस जर्नी, अब आने वाले जो कुछ मिनट हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सेशन को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों मित्रों को और लाइक कर दीजिएगा। साथियों, योर नेक्स्ट एडवेंचरस जर्नी ऑफ बीइंग बिहार बोर्ड टॉपर स्टार्ट्स हियर। अब आपकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि आप आ चुके हैं कक्षा 11 से 12 में। तो साथियों, अब आपके बिहार बोर्ड टॉपर बनने की जो जर्नी है वो अब यहीं से शुरू होती है। तो साथियों, अब मेहनत हमें इस साल पूरी ताकत लगा के करनी होगी। और जब हाँ रहा बात रही कि फिजिक्स में कैसे अच्छा करेंगे, फिजिक्स में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएंगे, फिजिक्स में टॉपर कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले जानना होगा फिजिक्स है क्या। व्हाट इज फिजिक्स? भौतिक विज्ञान आखिरकार है क्या? तो भौतिक विज्ञान जब हम शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौतिक, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो हमारे आसपास दिखती हैं, जो हम महसूस कर पाते हैं, जो हम देख पाते हैं। उन सभी चीजों का जब हम तार्किक अध्ययन करते हैं, जब हम उनके पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई घटना हो रही है तो वो घटना क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। वास्तव में जब आप भौतिक विज्ञान पढ़ते हो ना, तो आपको दुनिया को देखने का एक नजरिया, एक पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। तो बहुत सारी चीजें और सारा ज्ञान लेकर के आपका भौतिक विज्ञान आता है। इसको पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ यार, अब तो दुनिया को समझने की जो क्षमता है वो थोड़ा सा बढ़ गई है। साथियों, भौतिक विज्ञान वास्तव में वो विज्ञान है जो प्राकृतिक घटनाओं और तत्वों का अध्ययन करता है, जिससे हमारे आसपास की दुनिया को समझने में हमें मदद मिलती है। साथ ही साथ जैसे आप जानते ही हो घर्षण, आप जानते हो, आप जड़त्व पढ़ रखे हो, कक्षा 11 में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है, आपने गुरुत्वाकर्षण पढ़ रखा है। दुनिया में ये सब चीजें जो घटनाएं हो रही थी, इनको जानने में हमें मदद मिली ना। उसी प्रकार से कक्षा 12 में आप सीखोगे इलेक्ट्रिसिटी, सीखोगे स्थिर विद्युत, सीखोगे साथ ही साथ आप सीखोगे उसमें प्रकाश के बारे में, आप सीखोगे परमाणु, नाभिक, डायोड, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको दुनिया को और ज्यादा सीखने समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और इस सेशन में जब आप कक्षा 12 में जाते हो तो कक्षा 12 में आपके कितने किताब में फिजिक्स के पाठ है। तो पाठ की बात करूं तो पहला पाठ जो आता है वो है विद्युत आवेश और क्षेत्र। वास्तव में जो शुरुआत होती है ना फिजिक्स की कक्षा 12 की, वो आवेशों से स्टार्ट होती है। आवेश जिसकी खोज सबसे पहले करी थी ईसा पूर्व 600 में हमारे थेल्स नामक एक दार्शनिक ने, जिसने अंबर लेकर के कुछ ऊनी कपड़े पर रगड़ा और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कागज, छोटे छोटे धूल के कण, इन सभी को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण देखा। वहीं से आवेशों की जो है शुरुआत हो गई। साथियों, हमारा पाठ की शुरुआत यहीं से होती है, आवेश क्या है। और जब हम जान जाते हैं आवेश क्या है, तो अब हम बात आती है कि आवेश रुका हुआ होगा तो क्या होगा। अगर आवेश रुका हुआ होगा तो अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, जिसे हम पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। दूसरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं साथियों, कोई चालक में अगर इन आवेशों को डाला जाए तो उस चालक में आवेशों को धारण करने की क्षमता क्या होगी, उसकी धारिता क्या होगी। तो दूसरा पाठ हमारा आवेशों को धारण करने की क्षमता अर्थात चालकों की धारिता से संबंधित है। अगर हम बात करें तीसरे पाठ की, जब तीसरा पाठ आता है तो हमारा आवेश, यही आवेश जो अभी तक स्थिर था, रुका था, अगर यही आवेश अगर गति कर जाए तो इसे हम कहते हैं विद्युत धारा। साथियों, क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो ये हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट, हमारा तीसरा पाठ विद्युत धारा के रूप में। अब वही आवेश अगर चल पड़ा, एक बार गतिमान हो गया तो विद्युत धारा बन जाता है तीसरे पाठ में। अगर वही आवेश विद्युत धारा के रूप में जब बहता है तो फिर उसके चारों तरफ
ऑर्स्टेड नाम के वैज्ञानिक ने बता दिया कि विद्युत धारा अगर किसी तार में बहती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी विद्युत धारा से चुंबकीय गुण का अध्ययन करने के लिए गतिमान आवेश और चुंबकत्व पाठ यानी कि चौथा पाठ हम लोग पढ़ते हैं। अब बारी आती है साथियों, पांचवें पाठ में क्या पढ़ें। एक बार आप जब चुंबकों के बारे में पढ़ना शुरू करते हो तो चुंबक, अब चुंबक में बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, यहाँ पे टोरॉइड पढ़ोगे, परिनालिका पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें जब आप पढ़ लोगे तो वहां पे आपको बचेगा भूचुंबकत्व। यानी हमारी जो पृथ्वी है ये भी एक चुंबक के रूप में कार्य करती है। तो पृथ्वी के भीतर के चुंबकत्व को पढ़ने के लिए हम लोग अपने पांचवें पाठ में पढ़ते हैं और उसके बाद बारी आती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब आवेशों से अभी आपका नाता टूटेगा नहीं। जैसे अभी आपने शुरुआत में क्या देखा, आवेश रुका हुआ होगा, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में आवेशों को धारण कहां करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट में आवेश चल पड़ेगा तो विद्युत धारा। चौथे पार्ट में वही आवेश चल रहा है विद्युत धारा के रूप में तो उसी के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मतलब आवेशों के चलने से ही चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न हो रहा है। चलिए अब बारी आती है जब हम अपने छठे पाठ में आते हैं ना, तो यहां पे फैराडे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि चुंबक से भी, बिल्कुल अभी तक आपने क्या पढ़ा, धारा से चुंबकीय प्रभाव। फैराडे ने बताया दुनिया को कि चुंबक से भी विद्युत धारा पैदा करी जा सकती है, जिसे प्रेरित धारा का नाम दिया उन्होंने। तो ये पढ़ाया गया हमें छठे पाठ में कि चुंबक से भी धारा पैदा करी जा सकती है। उसके बाद बारी आती है प्रत्यावर्ती धारा। इस पाठ में हम लोग सीखते हैं जो चुंबक से धारा पैदा किए हो उस धारा की प्रकृति कैसी होगी। वो धारा वास्तव में प्रत्यावर्ती होगी, यानी उठते बढ़ते क्रम में होगी, बढ़ते घटते क्रम में कुछ इस प्रकार से होगी। तो इस धारा को कहा गया प्रत्यावर्ती धारा, जो आवर्ती रूप से अपनी स्थिति को कुछ सेकंड बाद बदलती रहती है। अब बारी आती है साथियों, वही आवेश अगर त्वरित गति कर देता है तो फिर वह मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने दुनिया को बता दिया कि अगर वही आवेश त्वरित गति करता है तो उसके पीछे पीछे तरंगे भी चलती हैं, जिन तरंगों को उसने कहा विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसे हम कक्षा पाठ 8 में पढ़ते हैं। तो साथियों आवेशों का जो पूरा इतिहास रहा वो आप फिजिक्स की, भौतिकी की पार्ट 1 किताब में आप पढ़ोगे। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है फिजिक्स की पार्ट 2 बुक। अब पार्ट 2 बुक, हाँ बिल्कुल फिजिक्स की आपकी रहेगी 2 किताब। अगर आप एनसीईआरटी को पालन करेंगे तो 2 किताब आपकी फिजिक्स की रहने वाली है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में आप देखोगे किरण, प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र, पहला पार्ट है। इस पाठ में आपको प्रकाश से संबंधित यानी कि लाइट से संबंधित चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप लाइट के गुणों, जैसे कि लाइट क्या क्या करती है, परावर्तन करती है, अपवर्तन करती है, तो इन गुणों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इस चैप्टर में आपको लेंस के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, वर्णविक्षेपण के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, बहुत सारी चीजें। साथ ही साथ इसमें आपको दूरदर्शी के बारे में, सूक्ष्मदर्शी के बारे में विशेष अध्ययन करना चाहिएगा, करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो पाठ है इसमें सारी चीजें हैं और ये पाठ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो बिहार बोर्ड की परीक्षा है ना अपनी, उसमें पिछले कई सालों से 25 नंबर तक के क्वेश्चन जो है इस पाठ से अकेले पूछ लेता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पाठ ये हमारा बन के आता है। अब उसके बाद बारी आती है तरंग प्रकाशिकी। साथियों तरंग प्रकाशिकी एक ऐसा शानदार पाठ है जिसमें आप प्रकाश के कुछ अन्य गुणों के बारे में भी अध्ययन करोगे। जैसे कि 25 नंबर तो यहाँ मिल गया, ये पाठ लगभग आपको 8 से 10 नंबर दे करके जाता है तरंग प्रकाशिकी, जिसमें आप प्रकाश के अन्य गुण जैसे कि विवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, ध्रुवण हो गया, ये सारी चीजें तरंग प्रकाशिकी के अंदर आप पढ़ने वाले हो। मेन इसकी शुरुआत होती है न्यूटन के कणिका सिद्धांत और हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत से इस पाठ की स्टार्टिंग होती है। अब उसके बाद बारी आती है कि प्रकाश के जब आप 5 गुणों का अध्ययन कर लोगे, भैया कौन कौन से गुण, इन दोनों पाठों में आपने प्रकाश के 5 गुण के अध्ययन कर लिए, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन, परावर्तन, 5 गुणों के अध्ययन आपने इन दोनों पाठों में पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। अब बारी आएगी कि प्रकाश जो चल रहा है वास्तव में क्या वो तरंगों के रूप में चल रहा है या फिर द्रव्य कणों के रूप में चल रहा है। तो यहाँ पे बारी आती है, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा भाई साहब कण के रूप में चल रहा है, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा तरंग के रूप में चल रहा है।
तो यहाँ पे हम लोग एक निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, डुअल नेचर होता है, दोनों रूपों में चलता है। कहीं कहीं पर ये तरंग रूप में व्यवहार करता है, कहीं कहीं पर ये कण रूप में व्यवहार करता है, हम लोग इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद बारी आती है परमाणु, यानी कि अब बारी आएगी बहुत ही सूक्ष्म कण। जितना भी द्रव्य कण है, वो द्रव्य कणों के जब आप छोटे 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 हिस्सा करोगे तो जब सबसे छोटा पदार्थ कण आएगा वो कहलाएगा परमाणु। तो अब परमाणु की जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। परमाणु में आप लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखोगे, टॉमसन का परमाणु मॉडल देखोगे, और साथ ही साथ इसमें आप जानोगे बोर के परमाणु मॉडल तक यहाँ पे इसमें पढ़ाया जाएगा। अब बारी आती है अगला पार्ट जो कि है हमारा नाभिक। नाभिक में आपको पढ़ाया जाता है साथियों नाभिक का घनत्व निकालना, नाभिक की त्रिज्या निकालना, नाभिक के बारे में कंप्लीट जानकारी रहती है। इसमें पाठ में आपका कुछ जानकारी एक्स्ट्रा भी रहेगी, जैसे नाभिकीय संलयन रहेगा, नाभिकीय विखंडन रहेगा, और जानकारी रहेगी रेडियो एक्टिविटी की, जिसमें क्यूरी का नियम, बाकी सारी चीजें इसी में आपको देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं अगले पार्ट की, जो मतलब कि आपके सेकंड बुक का पार्ट जो शेष बच रहा है, तो एक है आपका अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां और सरल परिपथ। साथियों इस पाठ में हमें डायोड के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, साथ ही साथ ट्रांजिस्टर के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो काफी सारी चीजें इस पाठ से संबंधित हमें जो रियल लाइफ की समस्याएं हैं उनके बारे में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ और गेट और जितने भी गेट्स हैं आपके, वो सारे गेट भी इसी में देखने को मिलते हैं साथियों। अब लास्ट चैप्टर जो सेकंड बुक का है वो है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि संचार व्यवस्था। साथियों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं आप। एग्जाम में उतना क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन रियल लाइफ की समस्याओं को बहुत ज़्यादा हल करता है, जिसमें आपको बताता है कि अगर आपको एक सिग्नल को एक दूसरे जगह भेजना हो तो किस प्रकार से भेज सकते हैं, आपकी बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, आदि आदि चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर है भी नहीं, एनसीईआरटी में तो सिर्फ आपका 14 पार्ट तक ही देगा, लेकिन हमारे बिहार बोर्ड में 15वां पार्ट भी एग्जिस्ट करता है कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार व्यवस्था के नाम से। चलिए अब बात करते हैं साथियों, एक एक चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं इन डिटेल, थोड़ा सा डेप्थ में। अगर मैं बात करूं पहला चैप्टर जो कि आपका अध्याय 1 है, यानी कि विद्युत आवेश और क्षेत्र है साथियों। तो इस चैप्टर में हम लोग विद्युत आवेश के बारे में जानकारी लेते हैं, साथ ही साथ हम जानकारी लेते हैं इसमें चालक और विद्युत रोधी के बारे में, और जानकारी लेते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, किसी एक बॉडी को प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे कर सकते हैं, और जानकारी लेते हैं विद्युत आवेशों के मूल गुण के बारे में। आवेश ही पढ़ना है पूरा पूरा, आवेश के बारे में ही जानकारी लेनी है। आवेश रुका हुआ है, स्थिर है आवेश, उसके कौन कौन से गुण हो सकते हैं, अगर कोई दूसरा आवेश उसके पास आ जाए तो कितना बल लगाएगा, वो बल लगाएगा भी कि नहीं लगाएगा, ये सब चीजें इसी में सीखेंगे हम लोग। कूलम का नियम सीखेंगे, साथ ही साथ बहुल आवेशों के बीच बल देखेंगे, आवेशों के चारों तरफ उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो कि धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पे समाप्त होती हैं, उन बल रेखाओं के बारे में जानेंगे, और इन्हीं बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं, इसे भी हम सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कि अगर दो आवेश परस्पर विपरीत प्रकृति के अगर निकट रख दिए जाएं, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के, तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, इसे भी हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कि एक समान बाह्य क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर किस प्रकार से बल लगेगा, यानी कि बल आघूर्ण के बारे में। टाउ बराबर पी साइन थीटा यहाँ पे डिराइव करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस बार बिहार बोर्ड में आया हुआ था। अब बारी आती है सतत आवेश वितरण के बारे में, हम लोग यहाँ पे देखेंगे और जानेंगे गॉस के नियम। गॉस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, किसी भी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश के बारे में, फ्लक्स के बारे में बताता है गॉस का नियम, और साथ ही साथ गॉस के नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं, इसे भी हम लोग जानेंगे। साथियों ये रहा हमारा पहला चैप्टर से संबंधित कुछ टॉपिक। अब बारी आती है अध्याय 2 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी परीक्षा में आ सकता है, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। साथियों अब बारी आती है कि सेकंड अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे क्या। वास्तव में जो सेकंड अध्याय है हमारा विभव और धारिता शब्द से बना है। पहले तो हम इसमें विभव पढ़ते हैं आधे हिस्से में, और फिर हम लोग पढ़ते हैं धारिता, यानी कि संधारित्रों के बारे में सीखते हैं। संधारित्र कुछ ऐसे यंत्रों को कहते हैं जिसमें हम लोग आवेशों को धारण कर सकते हैं, ये विशेषकर चालक होते हैं। अच्छा, स्थिर वैद्युत विभव के बारे में जानेंगे, बिंदु आवेश के कारण विभव को जानेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव को जानेंगे, और जानेंगे आवेशों के निकाय के कारण विभव हम कैसे निकाल सकते हैं किसी बिंदु पर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब बारी आती है समविभव पृष्ठ, यानी
विद्युत क्षेत्र में स्थित कुछ ऐसे पृष्ठ होते हैं जिन पर हर एक बिंदु पर समविभव, नाम से स्पष्ट है हर बिंदुओं पर विभव समान होगा, इसके बारे में जानेंगे। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ साथियों हम बात करेंगे इस चैप्टर में स्थिर वैद्युतिकी के बारे में, जो कि चालकों से संबंधित होगी और संबंधित होगी परावैद्युत और ध्रुवण से। तो परावैद्युत और ध्रुवण से संबंधित होगी, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और जानकारी लेंगे संधारित्र और धारिता की। और इसके बाद हम लोग जब संधारित्र की बात करेंगे तो संधारित्र में हम 3 संधारित्रों को विशेषकर पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र, फिर है दूसरा गोलीय संधारित्र और तीसरा हमारा आता है बेलनाकार संधारित्र। इन संधारित्रों के बारे में पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, यानी कि अगर आप प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो किस प्रकार से धारिता प्रभावित होती है। और इसके बाद हम लोग संधारित्रों का संयोजन, यानी कई संधारित्रों को अगर हम एक में संयोजित कर दें, अब ये संयोजन 2 प्रकार का हो सकता है, या तो श्रेणी क्रम होगा या तो समांतर क्रम होगा, इसे भी हम यहीं पर पढ़ने वाले हैं साथियों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। और लास्ट में जानेंगे वॉन डे ग्राफ जनरेटर, एक ऐसी मशीन के बारे में जो कि हमें बताती है कि हाई वोल्टेज अगर उत्पन्न करना है तो हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब अगर आपको 1 लाख वोल्ट उत्पन्न करना है तो आप कैसे उत्पन्न करोगे, वो वॉन डे ग्राफ जनरेटर की सहायता से उत्पन्न किया जा सकता है, इसके हम सीखेंगे। अब बारी आती है कि अगर वही आवेश चल पड़े तो विद्युत धारा का रूप ले लेगा, और इस विद्युत धारा के बारे में हम बात करने वाले हैं साथियों। पहले हम बात करेंगे विद्युत धारा होता क्या है, जो कि आवेशों के प्रवाह दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। अगर मैं बात करूं चालकों में विद्युत धारा, हम दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। इसी में हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें बताता है कि अगर आप किसी भी चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर देते हो तो उसमें एक धारा बहने लगती है, और जितना ज्यादा विभवांतर उत्पन्न करोगे उतनी ज्यादा धारा बहेगी। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये हमें बताता है इस पाठ में ओम का नियम। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन का अपवाह और प्रतिरोधकता का उद्गम। यहीं पर आपका एक शब्द इस्तेमाल होगा, प्रतिरोधकता। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I में जब V बराबर करोगे तो आपको I इंटू R मिलेगा, जो कि चालकों का प्रतिरोध बताएगा। ये हम लोग यहीं पे देखने को मिलता है। ओम के नियम की फिर सीमाएं क्या क्या है, जैसे अर्धचालकों के लिए काम नहीं करता है, डायोडों के लिए काम नहीं करता है, तो ये बहुत सारी इसकी सीमाओं के बारे में जानेंगे। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता के बारे में जानेंगे। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता क्या होती है, एग्जाम में पूछने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही प्रश्न बनते हैं। आगे बात आती है हमारी विद्युत ऊर्जा और शक्ति की बारी। विद्युत ऊर्जा शक्ति के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से निकल के आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसीलिए प्रतिरोधकों का संयोजन हम सीखते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, निश्चिति, जिसे आप पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम भी बोलते हो। अब इसके बाद हम लोग इसमें सीखते हैं, यहाँ से चैप्टर थोड़ा सा बढ़ता है, क्योंकि यहाँ तक अभी हम लोगों ने पढ़ रखा था विद्युत धारा के बारे में और प्रतिरोधों के बारे में। यहाँ से चैप्टर सेल के ऊपर आ जाता है, मतलब सेल से ही तो धारा निकलेगी ना। तो अब सेल के बारे में आधा चैप्टर हमें सिखाता है कि सेल और विद्युत वाहक बल और सेल के अंदर का प्रतिरोध, जिसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, यहाँ से सिखाया जाएगा। उसके बाद हम लोग श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम में अगर सेल को जोड़ देंगे, कई सारी सेलों को, तो उसके बारे में देखेंगे। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु को और मीटर सेतु को और पोटेंशियोमीटर को। ये सारी चीजें आपको मैं क्लास में जब कराऊंगा तो उसको एनिमेशन के साथ ही साथ बहुत अच्छे से खुद भी ला करके आपके सामने प्रयोग करके दोहराऊंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मीटर सेतु, पोटेंशियोमीटर सभी कुछ लैब में अवेलेबल है। तो जब हम पढ़ाते हैं तो सब कुछ आपको करके भी दिखाते हैं, बाकायदा पूरा निकाल के दिखाएंगे कैसे क्या चीजें हैं। तो निश्चित ही विश्वास रखिएगा कि भाई साहब बहुत अच्छा कंटेंट जो है ना, एक अपर लेवल का जो कंटेंट है, जो आपको समझ भी डेवलप करे, आपको रटाए ना फिजिक्स, आपको समझ में आए, तभी तो आप टॉपर बनोगे। आपको आंसर लिखने में मदद मिले, आप अपने से आंसर लिख सको चीज़ों को, इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। अगला अध्याय हमारा है अध्याय 4, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। बताता है कि अगर आवेश गति करेगा, यानी विद्युत धारा के रूप में जब बहता है, तो विद्युत धारा के चारों तरफ एक प्रकार का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे चुंबकीय बल के बारे में, फिर चुंबकीय क्षेत्र में गति अगर कोई आवेश करेगा तो उस पर कितना बल लगेगा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे।
संयुक्त विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में गति, अगर कोई भी आवेश है जिसे आप लॉरेंज बल के नाम से जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग शॉर्ट सब में पूछता है कि अगर संयुक्त विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हो, उसमें कोई एक आवेश गति कर जाए तो उस पर टोटल बल कितना लगेगा, लॉरेंज बल कहते हैं इसे, ठीक है। आगे है हमारा विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो सेवर्ट नियम इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसी नियम की सहायता से आगे बहुत सारी चीजें आपके परीक्षा में पूछा है। ये तो आपके परीक्षा में बायो सेवर्ट नियम डायरेक्टली लॉन्ग में कई बार पूछ रखा है। आगे बताता है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में क्वेश्चन बस इन्हीं से बनता है, या तो इस पॉइंट से बनता है या तो इस पॉइंट से बनता है, दो पॉइंट से बनता ही है। आगे अगर मैं बात करूं तो एम्पियर का परिपथीय नियम, परिनालिका टोरॉइड, साथ ही साथ दो समांतर धारा विद्युत धाराओं पर बल एम्पियर निकालने के लिए विद्युत धारा पाश पर बल आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव, साथ ही साथ लास्ट में जो चैप्टर एंड होता है तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ के चैप्टर को एंड करते हैं। अब बारी आती है अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 में हम पढ़ते हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य, यानी पृथ्वी का चुंबकत्व किस प्रकार से है, तो हम लोग इस चैप्टर में ही हम लोग देखने को मिलता है। अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले हम देखेंगे क्षण चुंबक के बारे में, यानी बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट में हम लोग ध्रुव प्राबल्य यानी चुंबक की शक्ति के बारे में सीखते हैं, चुंबकीय आघूर्ण के बारे में सीखते हैं, बहुत सारी अन्य चीजें हैं। इसमें हम लोग सीखते हैं चुंबकत्व और गॉस का नियम, साथ ही साथ पृथ्वी का चुंबकत्व यानी भू चुंबकत्व के बारे में जानकारी लेते हैं। अब बारी आती है चुंबकीकरण व चुंबकीय तीव्रता की, जो कि हम इसमें पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं हम लोग पदार्थों के चुंबकीय गुणों के बारे में। पदार्थों का चुंबकीय गुण कैसा होगा इसके बारे में पढ़ते हैं कि अलग अलग पदार्थों को अगर उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर बांटा जाए तो कितने प्रकार से आप बांट सकते हो। कुछ पदार्थों को आप कह सकते हो प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और साथ ही साथ लौह चुंबकीय कह सकते हैं। अब बारी आती है इसमें स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। अगर आप पदार्थों को चुंबक बना ही रहे हो तो कुछ पदार्थ तो पहले से चुंबक होते हैं जिन्हें स्थायी चुंबक कहते हैं, और कुछ पदार्थों को हम चुंबक बना सकते हैं उसमें उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करके, तो उन चुंबकों को विद्युत चुंबक कहा जाता है। अब बारी आती है साथियों अध्याय नंबर 6 की, जिसमें हम लोग सीखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे का नियम सीखते हैं इसमें, हेनरी का नियम, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे का चुंबकीय प्रेरण नियम, लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं गतिक विद्युत वाहक बल, ऊर्जा दृष्टि एक परिणात्मक अध्ययन, भंवर धाराएं, प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस। इंडक्टेंस भी दो प्रकार का हो सकता है, जो प्रेरकत्व है या स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व, इसमें हम दो प्रकार के प्रेरकत्व के बारे में पढ़ेंगे। अब बारी आती है हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, लास्ट में चैप्टर एंड होता है ट्रांसफॉर्मर पूरा पढ़ा के, तो यहां तक आपका ये चैप्टर बन के जाता है। अब बारी आती है आपके 7वां पाठ, जो कि है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। साथियों आपके अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट आपको एग्जाम में काफी अच्छा नंबर दे के जाता है, क्योंकि इससे लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग में क्वेश्चन बहुत सुंदर शानदार आते हैं। चैप्टर बहुत आसान है, बस आपको एक बार मन लगा के इसको पढ़ना है, आप देखोगे कि आपको एक बार में चैप्टर समझ में आ जाएगा। साथियों आपका इसमें आता है प्रतिरोधकता पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी धारा एवं वोल्टता का आघूर्ण सदिश द्वारा निरूपण। घूर्णी सदिश बहुत ही ज्यादा शानदार है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। घूर्णी सदिश द्वारा किस प्रकार से हम चीजों को निरूपित करते हैं, जिसे आप फेजर्स भी कहते हो। प्रेरकत्व पर प्रयुक्त एसी वोल्टता इसमें सीखना है, साथ ही साथ संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, ये दोनों चीजें पैरेलली आपको सीखते चलना है। जब ये सीख जाओगे तो आपको बात आएगी कि श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में प्रयुक्त एसी वोल्टता, यही आपका इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे अगर आपने सीख लिया तो आपको बाकी सारी चीजें जितनी भी यहाँ पे सीखी थी सबका यहाँ पे अनुप्रयोग हो गया, सब यहीं पर टोटल आप सीख लोगे। अब आज बारी आती है कि एसी परिपथों में शक्ति व्यय कैसे होगी, कैसे निकालोगे, ये बारी यहाँ पे सिखाने को देखते हैं। अब इसमें लास्ट में हम सीखते हैं एलसी दोलन किस प्रकार से होगा, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एलसी दोलन में आप कुछ चीज़ों को और जानोगे, जैसे आप इसमें सीखने वाले हो जैसे आप इसमें चल कुंडली के बारे में सीखने वाले हो, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप सीखने को मिलेगा वहां पे। अब लास्ट में इस चैप्टर में ट्रांसफार्मर भी देख सकते हो, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रांसफार्मर पिछले चैप्टर में है कि इस चैप्टर में है। दरअसल वास्तव में होता क्या है ना, जो आपका ये वाला चैप्टर था पीछे विद्युत चुंबकीय प्रेरण और आपका प्रत्यावर्ती धारा, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं बहुत ज्यादा। कहीं कहीं पर ट्रांसफार्मर आपको उस चैप्टर में देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर इस चैप्टर में भी देखने को मिल सकता है। होता क्या है ना कि दोनों चैप्टर इसलिए लिंक हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें उस चैप्टर के इस चैप्टर में और इस चैप्टर के उस चैप्टर में हैं, क्योंकि दोनों ही चुंबकों से एक प्रकार की धारा पैदा करने वाला काम करता है।
जो पिछला चैप्टर था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें भी फैराडे ने यही धारा उत्पन्न करी थी और उसी धारा को यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, बस और कोई नहीं है। दोनों चैप्टर वास्तव में एक दूसरे से लिंक करता है। तो अब बारी आती है हमारा लास्ट चैप्टर फर्स्ट बुक का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों में जब हम बात करते हैं साथियों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बात करते हैं, तो एक वैज्ञानिक हुए मैक्सवेल, उन्होंने कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई भी कण है, अगर वो बहुत तेजी से गति करता है, त्वरित गति करता है, एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तो उसके पीछे पीछे एक प्रकार की तरंग चलती है और वो तरंग कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है। यानी उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के घटक मौजूद होते हैं, इन्हें कहा गया विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस चैप्टर बहुत छोटा सा है, एग्जाम में हर दूसरे साल में एक बार इससे क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग में इससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। हालांकि इसमें शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछता है, तो हर दूसरे साल में एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर मैं बात करूं इसमें क्या क्या पूछेगा, तो चैप्टर की स्टार्टिंग विस्थापन धारा से होगी, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ेंगे और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ के चैप्टर को यहाँ पे एंड कर दिया जाता है। बहुत छोटा चैप्टर है, बामुश्किल 2 दिन का चैप्टर है बस। आगे बात होती है अध्याय 9, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के बारे में। किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको देता है सबसे ज्यादा अंक। यानी अगर इस एक चैप्टर को आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में वारे न्यारे होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो 25 नंबर का इस अकेले चैप्टर से पिछले कई सालों से क्वेश्चन पूछता रहा है साथियों। अब बारी आती है इस चैप्टर में ऐसा क्या खास है, तो इस चैप्टर में हमारे पास देता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का पहले तो परावर्तन देखेगा, फिर उसके बाद अपवर्तन देखेगा, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में जानेगा, गोलीय पृष्ठों तथा लेंस द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म में अपवर्तन, प्रकाश के सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटनाएं यहाँ पे ही देखने को मिलती है, यहीं पर प्रकीर्णन वगैरह सब चीजें पढ़ने को मिलेगा आपको। और उसके बाद आपको प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र में आप दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी आदि चीजों का यहाँ पे अध्ययन करते हैं साथियों। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका अध्याय 10 यानी कि तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स में आप चले जाते हो। वेव ऑप्टिक्स में अगर आप आते हो तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले आप देखते हो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत में आप जानोगे हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन और परावर्तन ये देखने को मिलता है। अब बारी आती है अपने इस चैप्टर में, तो तरंगों का कला संबद्ध अध्ययन आप देखने को मिलता है। तरंगों का कला संबद्ध अध्ययन जब आप पढ़ते हो साथियों, तो इसमें आप बहुत शानदार चीज पढ़ने को देखने को मिलती है, जैसे कि आप इसमें देखते हो प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण और यंग का प्रयोग। व्यतिकरण हम लोग इसमें देखने को पाते हैं, साथ ही साथ विवर्तन भी हम लोग इसमें देखेंगे। माने प्रकाश के जो बाकी बचे 3 गुण हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं अपने तरंग प्रकाश की पाठ में। और साथ ही साथ हम लोग ध्रुवण प्रकाश का एक गुण है जो कि प्रकाश को निर्विवाद रूप से सिद्ध कर देता है कि प्रकाश किस रूप में चलता है, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। ये हमारा ध्रुवण की सहायता से सिद्ध होता है। अब इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं अपने अध्याय 11 में शिफ्ट होते हैं, जो कि हमें द्वैत प्रकृति के बारे में बताता है, डुअल नेचर के बारे में बताता है। डुअल नेचर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, सबसे पहला पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश के इन 5 प्रभावों के अलावा भी कुछ प्रकाश के प्रभाव होते हैं, जैसे कि प्रकाश का होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव और होता है कॉम्पटन प्रभाव। तो ये सारे प्रभावों को हम लोग इस चैप्टर में देखने को मिलता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव देखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन भी देखने को मिलता है, जो हर्ट्ज और लेनार्ड नामक वैज्ञानिकों ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है इस पाठ में। साथ ही साथ आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, जिसके कारण आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मुझे यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ हमें मिलेगा प्रकाश का कणीय प्रकृति, फोटोन, बहुत ही शानदार है, जो कि आपको बताएगा कि प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है। तो बहुत शानदार ये भी सब्जेक्ट है, इसको हम लोग देखेंगे। द्रव्य की द्वैत तरंग प्रकृति के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे डेविसन और जर्मर प्रयोग से। यहाँ पे आकर के हम लोग इस चैप्टर को एंड कर देते हैं साथियों। अब उसके बाद बारी आती है अपने अगले चैप्टर यानी कि परमाणु के बारे में। परमाणु में हम लोग सीखते हैं प्यारे साथियों अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड और नाभिकीय मॉडल। अर्थात हम लोग रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, उसी को थोड़ा सा इनहैंस्ड रूप में
थोड़ा सा विस्तारपूर्ण हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ परमाणुवीय स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे, डिटेल में समझेंगे और जानेंगे हाइड्रोजन परमाणु का बोर का मॉडल, बोर ने क्या मॉडल दिया था हाइड्रोजन परमाणु का, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और जानेंगे हम लोग हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम किस प्रकार से कार्य करता है, इसे जानेंगे। और जानेंगे बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहित डे ब्रॉगली द्वारा स्पष्टीकरण। डे ब्रॉगली सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है, डे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के बारे में बताइए। काफी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हमारा बन जाता है। बारी आती है नाभिक की। नाभिक में आपका रदरफोर्ड और सोडी का नियम, ना रेडियो एक्टिविटा, इससे क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। अगर मैं बात करूं ऑप्शनल में, तो ऑप्शनल में आपका नाभिक का घनत्व, नाभिक की त्रिज्या आदि क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर मैं बात करूं परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना कैसे होगी, तो इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे नाभिक का साइज क्या रहेगा, घनत्व क्या रहेगा, ये पढ़ोगे। साथ ही साथ द्रव्यमान ऊर्जा और नाभिकीय बंधन ऊर्जा, जिसके कारण नाभिक के अंदर स्थित प्रोटॉन आपस में बंधे रहते हैं और नाभिक को छोड़कर नहीं जाते, उन ऊर्जाओं के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नाभिकीय बल के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटा के बारे में, नाभिकीय ऊर्जा, अर्थात इस चैप्टर का जो एंड होगा वो होता है परमाणु भट्ठी से, जिसमें हम लोग आप सीख पाओगे कि यूरेनियम की सहायता से किस प्रकार से हम लोग ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। हम लोग इसी में सीखने को देखने को मिलता है। अब बात आती है अध्याय नंबर 14, आपका लास्ट अध्याय एनसीईआरटी के हिसाब से आएगा, जिसमें अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ युक्तियां और सरल परिपथ के बारे में पढ़ाने को मिलेगा। और इसमें अगर मैं बात करूं कि क्या सीखोगे आप, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, ये हम लोग देखने को मिलेगा। देखने को मिलेगा निज अर्धचालक क्या होता है, यानी अर्धचालकों के बारे में विशेषकर आपका ये पूरा पाठ है। अर्धचालकों को किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से उसमें मिश्रण करके हम लोग उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में सीखने को मिलेंगी। आपको सीखने को मिलेगा अब द्रव्यों द्वारा अर्धचालक पीएन संधि सीखने को मिलेगी। आपको सीखने को मिलेगा अर्धचालक डायोड के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है। सीखने को मिलेगा संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग। दिष्टकारी यानी कि आपको किस प्रकार से अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना है, उसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। आपके इसमें बात होगी विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड के रूप में, जिसे जनरल डायोड आदि इसमें पढ़ने को मिलेगा। अब बारी आती है अंकक, इलेक्ट्रॉनिकी, तर्क और लॉजिक गेट, इसमें हमें देखने को मिलेगा, जिसमें आप लॉजिक गेट के विभिन्न प्रकार देखोगे, और गेट, नॉर गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सारे प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो प्यारे साथियों, लास्ट चैप्टर जो आपका संचार व्यवस्था रहेगा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड में है, बट आपके एनसीईआरटी में वो नहीं है। इंपॉर्टेंट है, उसे भी हमें पढ़ना है। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग लेते हैं आपसे अलविदा, लेकिन अलविदा इस वीडियो में, ना कि हमारे सिलेबस में। सिलेबस तो पूरा साल भर हम लोग ख़त्म करेंगे और आपके साथ आपको टॉपर बनाने के लिए दिन रात एक करेंगे। साथियों, पूरी टीम हमारी बस एक स्वप्न देखती है आपके लिए, आपके साथ दिन रात, बस एक चीज कि किस प्रकार से हमारे बिहार की पावन पुण्य भूमि में जितने भी हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे किस प्रकार से जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके मेहनत को साकार किया जाए, किस प्रकार से हम उनके सपनों को पूरा कर सकें, ताकि जब वो खड़े हों तो फिर जैसा लोग कहते हैं ना कि बिहार में सिर्फ दो ही चीज होती है, या तो बहुत अमीर होगा, बहुत रईस होगा, या तो मजदूर होगा। तो साथियों, हमें जो है ना मजदूर से निकल के ऊपर वाली लेवल पे जाना है, और एक छलांग जो चाहिए ना, उस छलांग में आपके साथ हम यहाँ पे खड़े हैं, एक पिलर के रूप में, एक सीढ़ी के रूप में। तो साथियों, मिल करके हम लोग एक सफलता का परचम, बिहार बोर्ड में टॉपर बनने के एक स्वप्न को पूरा करेंगे। साथियों, अब लेता हूं आपसे अलविदा। थैंक यू। आपका अपना साथी सौरभ सर, जो कि इस पूरे सिलेबस को आपको कंप्लीट कराने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।